हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, फाइनली इंडियन इकोनॉमी ने बीट कर दिया यूके और जर्मनी को। और ये चीज़ें कब होंगी तो 2030 से लेकर के 2036 के बीच तीसरी पायदान पे रहेगी इंडियन इकोनॉमी। और ये अपनी भारत की कोई रिपोर्ट नहीं बोल रही है, ना तो ये एसबीआई की रिपोर्ट बोल रही है, ना तो हमारे भारत सरकार की रिपोर्ट बोल रही है। ये यूके की एक ही रिपोर्ट बता रही है, खुद यूके की एक रिपोर्ट बता रही है कि इंडियन इकोनॉमी विल बीट यूके एंड जर्मनी इन 2030 और 2037 तक ये चीज़ें बनी रहेगी। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या इस रिपोर्ट में बता रहा है इंडियन इकोनॉमी के बारे में, और ग्लोबल इकोनॉमी इतनी टर्मोइल के बावजूद हमारे इंडियन इकोनॉमी में क्यों इतना पॉजिटिव साइन देखने को विभिन्न रिपोर्ट में मिल रहा है। तो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, बट बिफोर I will request to all of you, if you are liking my video, please do subscribe my channel। तो चलिए चलते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो है आपको यूके की एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंसल्टेंसी है, जिसका नाम है आपको सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च, दैट इज़ CEBR। और ये एक टेबल लॉन्च करते हैं इकोनॉमी को इंक्लूड करके, वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल। उसमें इंडिया जो है ना थर्ड स्पॉट को पहुंचेगी 2037 तक, और ये बनी 2030 में पहुंचेगी और 2037 तक ये बनी रहेगी। और कहां से, तो अभी इंडिया फिफ्थ पायदान पे है इस रिपोर्ट के हिसाब से। हालांकि ब्रिटेन और इंडिया के बीच में उथल पुथल मचा रहता है। अगर आप IMF की रिपोर्ट के हिसाब से देखो तो अभी आपको इंडिया सिक्स्थ पायदान पे मिलेगी। इस बीच में हम लोगों ने क्या किया था, बीट कर दिया था। बट ये चीज़ें जो है ना आपको यूके बेस्ड कंसल्टेंसी जो है वो बता रहे हैं, ठीक है, कि फिस्कल ईयर 2022-23 में जहां इंडिया की जो एक तरीके से ग्रोथ रेट देखिएगा तो वो 6.8% इन स्पाइट कि पूरे दुनिया में ग्लोबल डिमांड और जितने भी फेडरल या आप बोल सकते हैं उस कंट्री की मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस है, लाइक इंडिया में RBI, वो टाइट कर रहा है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, डिमांड कम है, और अगर कहीं डिमांड भी है तो वहाँ पे सप्लाई कम है। तो ये जो फ्लक्चुएशन आई है डिमांड सप्लाई के बीच में, तो होगा क्या कि मान लीजिए कोई एक जगह है जहाँ पे सामान कम है और उस सामान की मांग ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगा। तो जहाँ पे लोगों को किसी चीज़ की मांग होती है तो वो चीज़ मिलता नहीं है, जहाँ पे कोई सामान बहुत ज़्यादा है तो वो बिक नहीं रहा है। तो ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है ना, इस टर्मोइल के बावजूद भी इस रिपोर्ट में इंडिया इकोनॉमी बता रहा है कि वो 6.8% से ग्रो करने वाली है। और ये एक तरीके से जो है कहीं ना कहीं, मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल है यूके की, ये एक्चुअली में अपनी फोरकास्ट को लगभग 191 कंट्रीज़ में जो है ना एक तरीके से उनको इंक्लूड करता है। और कहीं ना कहीं ये IMF और डिफरेंट जो आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वहाँ से अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूं तो ये जो है इंडिया को एक तरीके से सिक्स्थ पोजीशन जो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल में है, वो एक तरीके से फ्रांस को अभी मेंटेन करके रखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे रैंकिंग देख सकते हो, लगभग ये 2021 से 2036 तक आपको यहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। चाइना 2021 में दूसरे पायदान पे था इसी वर्ल्ड इकोनॉमिक। हालांकि मैं आपको बता दूँ ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल है रिपोर्ट, ये एनुअल रिपोर्ट जारी करता है, और चाइना दूसरे स्थान पे है, 2022 में भी दूसरे स्थान पे है, 2026 तक दूसरे स्थान पर रहेगा, और 2031 में चाइना इतिहास रचेगी। USA को पछाड़ करके चाइना पहली बार दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमी के रूप में उभर करके आएंगे, और ये 2036 तक चाइना पहले पायदान पे रहेगी। अगर आप इंडिया की बात करो तो 2021 में इंडिया 7वें पायदान पे था, अभी 6ठे पायदान पे है। 2026 में भारत 5वें पायदान पे रहेगा, और 2026 से लेकर के 2031 के बीच दुनिया में इंडिया की डंका चलेगी और वो तीसरे पायदान पे पहुंच जाएगी और 2036 तक बनी रहेगी। यहाँ पे बहुत सारे आपको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि इस टेबल के बारे में एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से तो 2009 में पहली बार इसकी पब्लिकेशंस हुई थी, और ये जो है हर साल जो है आपको कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक सक्सेस ऑफ डिफरेंट नेशंस को मेजर करती है। और ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं और भी रिपोर्ट्स में दिखेंगे। ये जापान जर्मनी को पछाड़ करके जो है थर्ड पायदान पे इंडिया आ जाएगी, और ऐसा S&P
जो आपको एक बहुत बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है इकोनॉमिक में यूएसए की, उन्होंने भी आपको ये बताया था, एस&पी ग्लोबल। इन्होंने फोरकास्ट किया था कि इंडिया की जो एनुअल नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा वो एवरेजली होगा 6.3% थ्रू आउट 2030, और ये पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से आपको यहाँ पे देखेगी। इवन मॉर्गन स्टैनले ने भी एस्टिमेट किया था। तो ये सब जो एक तरीके से बार बार डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो इंडिया के बारे में पॉजिटिव साइन दे रहे हैं, इसको देखते हुए यहाँ पे यूके की जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने भी बोला कि ये सब चीज़ें इंडिया के साथ। और रीज़न क्या है कि हाल ही में आप देखते होंगे कि इंडिया ने डिफरेंट स्टेप्स लिए हैं। जैसे आपको पता होगा कि वो इंडिया अपने ट्रेड और फाइनेंशियल्स जो उनके इंस्टीट्यूशन है उसको लिबरलाइज कर रहा है, लेबर मार्केट में रिफॉर्म्स ला रहा है, और जो इन्वेस्टमेंट की एक तरीके से पॉजिटिव ट्रेंड है इंडिया में दिन ब दिन हालांकि हमारी एफडीआई कम हुई है, ये जो आपको ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, रसिया यूक्रेन वॉर, ठीक है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं ताइवान चाइना की वॉर, उसके बाद आप देखते होंगे कि आसियान कंट्रीज में चाइना की जो एक तरीके से अनक्लोज को वायलेट करना बार बार साउथ चाइना सी में, इन सब टेंशंस, इंडिया चाइना की राइवलरी, तो ये सब देखने के बावजूद भी जो है ना इंडिया को पॉजिटिव साइड में रखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे पर्सपेक्ट देखने को मिलती है। एज पर द सीबीआर रिपोर्ट इंडिया की जो एस्टिमेटेड जीडीपी होगी पीपीपी, पब्लिक परचेज पैरिटी के आधार पे जो है आपको ये एक तरीके से $8,293 होगी 2022 में, अभी पीपीपी के आधार पे है। और अभी इंडिया को इस रिपोर्ट में लोअर मिडिल इनकम कंट्री के रूप में डाला गया है, जबकि ये चीज़ें जो आपको बाद में जो है ना बढ़ जाएगी, ठीक है। इस रिपोर्ट में पॉजिटिव तरीके से ट्रेंड में बताया गया। अगर मैं आपको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से पीपीपी की बात करें तो देखिए, ये एक जीडीपी को कैलकुलेट करने का तरीका होता है, और ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को इंटरनेशनल डॉलर में जो है ना, जब आप उस चीज़ को खरीदोगे उसमें बदलने के बाद क्लासीफाई किया जाता है। और इस रिपोर्ट में और भी चीज़ें बताई गई है कि इतनी ज़्यादा डिवास्टेटिंग सिचुएशंस, पैंडेमिक, कोरोना वायरस का और रसिया यूक्रेन के कारण से जो एक तरीके से यहाँ पे फूड क्राइसिस जनरेट हुई है, इतना उथल पुथल होने के बाद भी इंडियन इकोनॉमी में एब्सोल्यूट टर्म में जो है ना एक तरीके से 2021 के फिस्कल ईयर में 6.6% की कॉन्ट्रैक्शन आई थी, लेकिन शार्प रिबाउंड हुआ, भी टाइप का कर्व बना आपको यहाँ पे कंजम्पशन में। और मैं आपको बता दूं कि इंडियन इकोनॉमी यूजुअली हमारी कंजम्पशन बेस्ड है। आप देखोगे कि भारत सरकार को टैक्स जो आता है ना वो ज़्यादातर इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है, जो कहीं ना कहीं कंजम्पशन आधारित टैक्सेस हैं। तो ये जो अपटिक देखने को मिला है ना, ये पॉजिटिव साइन है इंडिया के लिए। और अभी इंडिया 8.7% से फिस्कल ईयर 22 में ग्रोथ करने वाली है और फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड होगा। इस कंसल्टेंसी रिपोर्ट के आधार पर अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या है कि हमारी जो एक्सपेक्टेड ईज इन फिस्कल ईयर है 2023-24 में, हालांकि ये 5.8% से ग्रो करेगी, और जो प्राइस लेवल है वो एक तरीके से डोमेस्टिक डिमांड में जो है ना वो कहीं ना कहीं बनी रहेगी। एनुअल इन्फ्लेशन के कारण से आपको जो टारगेट था 2022 में 6.9% रहा, जो कि जो हमारे आरबीआई की एक तरीके से टॉलरेंस बैंड है 2 से लेकर के 6%, उसके बाहर है। तो ये सब चीज़ें होने के बावजूद जो है ना आरबीआई क्या करेगी, आपको अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करके रखेगी, लेकिन फिर भी लोगों की जो रोज़गार की अपॉर्चुनिटी है वो बनी रहेगी, इस रिपोर्ट में बताया गया है। और उसके कारण से क्या होगा कि लोगों की डिमांड बढ़ेगी, उनका जीवन स्तर अच्छा होगा, और ये सब चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें बताया जा रहा है। हालांकि इस रिपोर्ट में बार बार इन्फ्लेशन का जिक्र किया गया है। वो बोला है कि इन्फ्लेशन जो है ना वो रिमेन लोअर रहेगा अगले कुछ लार्ज इकोनॉमीज में, और इंडिया की जो इन्फ्लेशन है वो एक तरीके से कुछ हायर फूड प्राइस को एक तरीके से बनाया रहेगा। और ये चीज़ें एक कंसर्न कहीं ना कहीं आपके जो कंज्यूमर के बास्केट्स में है, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगी G20 के अदर कंट्रीज़ के रिपोर्ट के साथ साथ, ठीक है। तो इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी मुद्दा रहेगी, और ये चीज़ें आपको हाल ही में अभी आपको पता होगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल में ये भी बताया गया कि वर्ल्ड इकोनॉमी इज़ हेडेड फॉर रिसेशन। आपको पता होगा कि लगातार 3, अगर आप बोलो रिसेशन कहा जाता है कि लगातार 2 से लेकर के, कोई परमानेंट इसका डेफिनेशन नहीं है, लगातार 2 से लेकर के 3 क्वार्टर तक आपकी इकोनॉमी नेगेटिव जा रही है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि आपकी कंट्री रिसेशन में आ गई। और ये चीज़ें जो है आपको इसी टेबल में वर्ल्ड के बारे में बताया गया है
कि आपको कहीं ना कहीं रिसेशन में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि डिमांड कम होगी। पॉलिसी मेकर्स जो हमारे आरबीआई हैं वो हमेशा आपको अपने इन्फ्लेशन को बैलेंस करने के लिए जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करके रखेगा, मतलब एकोमोडेटिव मोड में नहीं रखेगा। रेपो रेट बार बार वो बढ़ाते रहेंगे, ताकि क्या होगा कि बैंक जो है मार्केट में पैसा नहीं डालेंगे और साथ साथ वो आरबीआई में डालते जाएंगे, और जिससे क्या होगा कि पैसे लोगों के हाथ में रहेगी नहीं और फिर वो खर्च कर नहीं पाएगा। तो ये सब चीज़ें मुद्दा बनी रहेगी। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए प्रथम आईएएस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।